चलिए, गुड एवरीवन। कल की क्लास में हमने संधि के अंतर्गत स्वर संधि को पूरा पढ़ लिया था, जहां हमने ये पाया था कि जहां प्रथम शब्द पद का अंतिम वर्ण अक्षर स्वर हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अक्षर भी स्वर हो, तो दो स्वरों के मिलने से स्वर वर्ण में होने वाले विकार की प्रक्रिया को स्वर संधि कही जाती है, जिसके अंतर्गत आपने 5 प्रकार की स्वर संधि को पढ़ा था। दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यण स्वर और अयादि स्वर संधि को। दूसरा हमने शुरू किया था व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में हमने क्या जाने थे कि दो स्वरों से मिलकर यदि परिवर्तन होता है स्वर में तो वो स्वर संधि थी। लेकिन व्यंजन संधि क्या होती है कि जब किसी व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन से मेल होता है और उनके मिलने से व्यंजन वर्ण में कोई परिवर्तन होता है तो ऐसी प्रक्रिया को व्यंजन संधि कही जाती है। दूसरी बात, व्यंजन संधि की खासियत होती है कि कभी पहले शब्द का लास्ट साउंडिंग लेटर में परिवर्तन होता है, कभी दूसरे शब्द का लास्ट साउंडिंग लेटर में परिवर्तन होता है, कभी दोनों के बीच में एक नया वर्ण आता है। और इस तरह व्यंजन संधि के अंतर्गत केवल 3 प्रकार के व्यंजनों के मध्य स्वर और व्यंजन का संयोग होता है, जो हैं आपके स्पर्श वर्ण, अंतःस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहला नियम देखा था अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तन, जिसमें तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जिसमें कह रहा था कि पहले शब्द का लास्ट साउंडिंग लेटर यदि क, च, ट, त, प होने वाली संधि किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या अंतःस्थ व्यंजन हो या स्वर हो, ऐसी परिस्थिति में पहले शब्द का जो लास्ट साउंडिंग लेटर खुद एक वर्ग का नाम है, जिस भी वर्ग का नाम होगा अपने ही नाम वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। इसमें से अगर वह स्वर से मेल करता है तो वह स्वर उस व्यंजन को पूर्ण कर देगा और जिस तरह की मात्रा होगी वो बन जाएगी। लेकिन अगर वो व्यंजन से मेल करेगा तो आवश्यकता के अनुसार उसे अर्धाक्षर में या हलंत के साथ में लिखा जाएगा। दूसरा मैंने बताया था कि पहले शब्द का अंत यदि एक बार फिर क, च, ट, त, प वर्ण से होने वाली संधि की शुरुआत नल का न या मछली के म से हो, ऐसी सिचुएशन में यह वर्ग अपने ही 5वें वर्ण में बदल जाते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारे लिए तरबूज के त संबंधी नियम, और ये क्या कहता है कि संधि करते वक्त यदि हलंत वाले त के बाद में च आता है या तो ज आता है या हमारे लिए ट आता है या हमारे लिए ड आता है या हमारे लिए ल आता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, संधि करते टाइम पहले शब्द के अंत में यदि आपका हलंत वाला त है, होने वाली संधि च, ज, ट, ड, ल है, तो यह जो हलंत वाला त है वो जिस वर्ण के साथ संयोग कर रहा है खुद को उसके आधे अक्षर में बदलेगा। तो च से मिलेगा तो आधा च, ज से मिलेगा तो आधा ज, ट से मिलेगा तो आधा ट, ड से मिलेगा तो आधा ड, और इसी प्रकार ल से मिलेगा तो आधा ल में बदल जाएगा। और इस तरह देखा जाए तो हमारे लिए उदाहरण के अनुसार इसका प्रयोग जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर कहता है तत् धन लय कहता है, ठीक है ना, तत् धन लय कहता है तो ल का संयोग किससे हो रहा है, आपका त का संयोग हो रहा है ल से, इसलिए त ने खुद को आधे ल में बदला तो तत् लय से बन जाता है हमारे लिए तल्लय, तो तत्लीन से हो जाएगा तल्लीन। इसी प्रकार सत धन जन कहता है, अब ये ता ज से मिल रहा है इसे खुद को आधे ज में बदलेगा, जो इस रूप में लिखा जाएगा तो सत धन जन से हो जाता है सज्जन। ठीक है, और इसी रूप में अगर कहता है पत धन टीका कहता है तो ट का संयोग होने से हमारे लिए पट्टिका लिखा जाएगा। इसी तरह उत धन डयन से बन जाता है उड्डयन, और इस रूप में अगर एग्जाम्पल कहता है उत धन चारण, है ना, उत धन चारण कहता है तो क्या बनेगा हमारे लिए उच्चारण। अब देखने वाली बात है कि कभी कभी आपको प्रीफिक्स में भी पूछ लेता है कि उच्चारण में प्रयुक्त उपसर्ग की पहचान कीजिए, तो कहीं ना कहीं उत जो है एक उपसर्ग की तरह जुड़ा हुआ है और उच्चारण से बन गया है उच्चारण। ठीक है, तो शरत चंद्र से शरत चंद्र बनेगा, उड्डीन से उड्डीन बनेगा, है ना, तत्लीन से तल्लीन बनेगा। लेकिन अगला नियम कहता है कि यदि तरबूज के त के बाद में अगर शक्कर का श या छाते का छ आता है
तरबूज के त के बाद में शक्कर का श या छाते का छ से शुरू होने वाला शब्द आता है, तो इन दोनों के मिलने से आधा च और छ का निर्माण होता है। तो अगर कहता है सत धन छत्र कहता है, ठीक है ना, सत धन छत्र कहता है, तो दोनों के मिलने से हमारा उदाहरण बन जाता है सतछत्र। ठीक है, इसी तरह तत् धन शिव कहता है, तो हमारा एग्जाम्पल बन जाता है तत्शिव। ठीक है ना, इसी तरह सत धन शास्त्र कहता है, तो हमारा एग्जाम्पल बन जाता है सच्छास्त्र। ठीक है, तो कहने का मतलब कि तरबूज के तत्संबंधी नियम के अनुसार यहाँ इसके परिवर्तन इस रूप में देखने को मिलते हैं। एक और नियम है इसी में, जहाँ कहता है कि हलंत वाले त के बाद में, हलंत वाले त के बाद में यदि हल्का ह आता है तो ट बिकम्स टू आधा द एंड ध बिकम्स टू धनुष का ध। ठीक है, और इंक्लूड होके यह हमारे लिए इस रूप में भी बन जाता है। इसलिए अगर एग्जाम्पल उत धन हार कहा, ठीक है ना, उत धन हार कहा, तो उदाहरण बन जाता है हमारे लिए उद्धार। ठीक है, तत् धन हित कहता है, तो हमारा उदाहरण बन जाता है तद्धित। ठीक है ना, पत धन हति कहता है, तो हमारा एग्जाम्पल बन जाता है पद्धति। क्लियर हो गया? ठीक, और उतहरण से बन जाता है उद्धरण। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए आपका तरबूज के त संबंधी 3 नियम। पहला नियम क्या कहता है कि हलंत वाले त के बाद में यदि हमारे लिए हलंत वाले त के बाद में च ज ट ड ल आता है, तो ये हलंत वाला त जिस वर्ण से मिल रहा है खुद को उसके अर्धाक्षर में बदल लेता है। इसमें से ये एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसके नीचे हलंत लगाया जाएगा, बाकी वर्णाक्षर हाफ लेटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर हो गया? दूसरी बात कि तरबूज के त के बाद में श और छ आता है, तो दोनों के बीच आधा च और छ का परिवर्तन देखने को मिलता है। जब त और ह में मिलता है तो त बदल जाता है आधे द में और ह बदल जाता है आधे ध में। क्लियर हो गया? अगला नियम आता है हमारे लिए स्वरों के साथ में। अब तक के 3 नियमों में जाना कि पहले शब्द के लास्ट साउंडिंग लेटर में व्यंजन वर्ण था। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यंजन संधि की प्रक्रिया में कुछ नियम अपवाद के तौर पर पाए जाते हैं, जो कहता है कि पहले शब्द के अंत में यदि स्वर की मात्रा लगी हो, परंतु आपकी शर्त कहती है कि होने वाली संधि की शुरुआत व्यंजन से होगी। अगर पहले शब्द के अंत में स्वर है, दूसरे भी शब्द में स्वर है, तब तो वो स्वर संधि होती। लेकिन कह रहा है कि स्वर से अंत हो रहा हो और छाते के छ से शुरू होने वाले शब्द हो। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर हमारे लिए च का आगम होता है। च का आगम मतलब कि आधा च है जो उस शब्दों के बीच में आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल कहता है परिधन छेद कहा, इसी प्रकार आ धन छादन कहा। ठीक है, इसी रूप में लक्ष्मी धन छाया कहा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल वृक्ष धन छाया कहा। ठीक है, कहने का मतलब पहले शब्द के अंत में स्वर की मात्रा है, यहाँ ई है, यहाँ स्वयं आ है, यहाँ ई की मात्रा और यहाँ पर अ है। होने वाली संधि छाते के छ से शुरू हो रही है। ऐसी सिचुएशन में इन दोनों के बीच में आधा च है जो आ जाता है और आधे च को अनुवाद करके लिखा जा सकता है इस रूप में। इसलिए परिधन छेद से बन जाएगा परिच्छेद, आधन छादन से बन जाएगा आच्छादन। ठीक है, लक्ष्मी धन छाया से बन जाएगी लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी धन छाया से बन जाएगी लक्ष्मी छाया और वृक्ष धन छाया से बन जाएगी वृक्ष छाया। ठीक है, आगे समझ में? तो अनुधन छेद से हो जाता है अनुच्छेद। ठीक है ना, सुधन धन छंद से बन जाता है स्वच्छंद। अब सुधन छंद कह रहा है तो क्या बन जाता है स्वच्छंद, और वो किसका एग्जाम्पल है? यण स्वर संधि का। लेकिन अगर वो हमारे लिए एग्जाम्पल कह रहा है जैसे कि स्वधन छंद कह रहा है, जैसे देखिए एक ही एग्जाम्पल के 2 तरीके ना, सुधन छंद कहता है। ठीक है ना, अब यहाँ ऊ की मात्रा और ये छ है, इसलिए हमारे लिए स्वच्छंद बन गया। ठीक है ना, क्या बन गया हमारे लिए? स्वच्छंद। अरे कैसे लिखूं इसको मैं?
छंद, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना। अब अगर ये स्व धन छंद कहता है, ठीक है ना, अगर ये स्वधन छंद कहता है तो स्वच्छंद बनेगा। एक दो अलग अलग एग्जाम्पल, ठीक है ना, आगे समझ में। तो सुधन छंद कह रहा है, तो सुधन छंद कह रहा है तो ये स्वच्छंद बना, ठीक है। और इसी में स्वधन छंद कह रहा है तो स्वच्छंद का एग्जाम्पल जो है वो बनेगा, ठीक है। तो आच्छादन से बन जाता है आच्छादन, लक्ष्मी छाया से लक्ष्मी छाया, परिच्छेद से परिच्छेद, अनुच्छेद से अनुच्छेद, और इसी तरह भातृ छाया से बनेगा भातृछाया, और पितृ छाया से बनेगा पितृछाया। क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले नियम में। अगला नियम कहते हैं मछली के म संबंधी नियम। इसके भी 2-3 नियम हैं, ठीक है। पहला नियम कहता है कि अगर शब्द के अंत में हलंत वाला म है, यदि शब्द के अंत में हलंत वाला म है, जैसे कि कहता है आपका अलम, है ना, होने वाली संधि यदि स्पर्श वर्ण है, कबूतर के क से मछली का म, जैसे कि आपका कार कह रहा है, ठीक है। इसी प्रकार सम धन चय कह रहा है, सम धन तोष कह रहा है, उसी प्रकार सम धन थान कह रहा है, ठीक है ना, समधन थान कह रहा है, ठीक है। तो देखने वाली बात है कि ऐसी परिस्थिति में जब पहले शब्द के अंत में हलंत वाला म हो, होने वाली संधि स्पर्श वर्ण से शुरू हो, तो यह जो आपका हलंत वाला म है ये एक किस में बदल जाता है, अनुस्वर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, आपका अनुस्वर में बदल जाता है, ठीक है। और इस तरह अगर हम अलम धनकार कहते हैं तो क्या बन जाता है, अलंकार, ठीक है ना। समधन चय से क्या बन जाता है, संचय, ठीक है। समतोष से क्या बन जाता है, संतोष, और समथान से बन जाता है आपका संथान, ठीक है। इसी तरह समदेश से हो गया संदेश, ठीक है। समकेत से बन गया संकेत, सम रू आपके घटन से बन गया संघटन। इसी प्रकार किमचित से किंचित बना, उस प्रकार समधन कर से शंकर बना, और इस रूप में समधन न्यास से संन्यास बना। क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन कहता है कि यदि हलंत वाले माँ के बाद में कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ फिर से माँ आता है, तो दोनों मिलकर जो है वो अनुस्वर में बदल के नहीं बल्कि एक अर्धाक्षर में बदल जाता है। जैसे कि सम धन मति कहा, ऐसी सिचुएशन में यह हलंत वाले माँ से अनुस्वर से न बदलकर आपके अर्धाक्षर में बदलेगा, और सम्मति से बन जाएगी हमारे लिए सम्मति, ठीक है। सम्मति से बन जाएगी हमारे लिए सम्मति, ठीक है। जब वो सम धन मान कहता है, सम धन मान कहता है तो क्या बनेगा हमारे लिए, सम्मान बनेगा, ठीक है। और सम धन पूर्ण, अब इसी साथ में कभी कभी होता है कि आपका पंचम वर्ण आता है, माँ के बाद में फिर से अगर पंचम वर्ण आ जाता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में भी यह हलंत वाले म में बदलेगा। जैसे कि सम धन पूर्ण कहता है ना, ठीक, समधन पूर्ण कहता है, तब हमारे लिए यह संपूर्ण बनेगा, ठीक है ना। आगे समझ में। तो ये हमारे लिए हुए एक अलग नियम। अगला कहता है कि कभी कभी संधि करते समय पहले शब्द के अंत में हलंत वाला म हो और यहाँ अंत इस व्यंजन हो, जैसे कि सम धन योग, सम धन वाद, सम धन लाप, समधन रक्षण कहता है। यानी कि पहले शब्द के अंत में हलंत वाला म है, होने वाली संधि इस पर आपके अंत इस वर्ण से शुरू हो रही है। ऐसी सिचुएशन में यह अनुस्वर में बदलेगा और सम से बन जाएगा सम, और हमारे लिए क्या बनेगा, संयोग, संवाद, संलाप और संरक्षण, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे लिए अगर एक उपसर्ग की बात की जाए और कहता कि संयोग में किस प्रकार का उपसर्ग है ना, तो संयोग में सम उपसर्ग है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली बात, अगर यहाँ पर सम धन शय कहता है, सम धन हार कहता है, चूंकि ये हमारे लिए आपका उष्म वर्ण है, ये हमारे लिए अंतःस्थ वर्ण है। अब सम धन शय कहता है तो क्या बनेगा हमारे लिए, संशय, क्या बनेगा, संशय, ठीक है। और हमारे लिए क्या बनेगा एग्जाम्पल, संहार, ठीक है ना। आगे समझ में। समधन विधान से क्या बनेगा, हाँ, समधन विधान कहता है तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, संविधान,
ठीक है, समधन विधान से संविधान। ठीक, तो ये हमारे लिए समधन हिता से क्या बनेगा, संहिता। ठीक है, समधन अगर कहता है वर्ण तो क्या बनेगा, संवरण। ठीक है, जब समधन युक्त कहता है तो क्या बनेगा, संयुक्त। ठीक है, समधन सद कहता है तो क्या बनेगा, संसद। समधन सद कहता है, समधन सद कहता है तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, संसद। क्लियर हो गया, ये हुआ हमारे लिए म संबंधी नियम। लेकिन अगर इस हलंत वाले म के बाद में स्वर आता है तो बाय नेचर स्वर क्या करेगा, उस व्यंजन को पूरा कर लेगा। इस तरह समधन आलोचना कहता है। ठीक है, अब तक की संधि में पाया कि हमारे लिए इधर भी व्यंजन था और इधर भी व्यंजन था, इसलिए ये अनुस्वर में बदल रहे थे। लेकिन अगर संधि के वक्त होने वाली संधि की शुरुआत स्वर हो तो म में किसकी मात्रा आ जाएगी, आ की मात्रा हो जाएगी, और सम आलोचना से क्या बन जाएगा, समालोचना। ठीक है ना। इसी तरह स्वयं धन एव कहता है तो म में किसकी मात्रा हो जाएगी, ए की मात्रा हो जाएगी, और स्वयं एव से क्या बन जाएगा, स्वयमेव। क्लियर हो गया। ठीक, और इसी तरह सम धन आचार कहता है, समधन आचार कहता है तो म में आ की मात्रा हो जाएगी, और हमारा एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, समाचार। ठीक है ना। ठीक, ये हो गया हमारे लिए म संबंधी नियम। ठीक, अगला नियम आता है आपका, अब तक आपने परिवर्तन में क्या देखा, पहले शब्द के लास्ट साउंडिंग लेटर को तीसरे वर्ण में बदलते देखा, तीसरे वर्ण के बाद में आपने पांचवें वर्ण में बदलते देखा। फिर तरबूज के तत्संबंधी नियम देखे तो जिस वर्ण से मिल रहा था उसको खुद के आधे अक्षर में बदलते देखा। फिर देखा कि दो वर्ण के बीच में आधा च आ गया था। ठीक है ना। फिर देखा कि पहले शब्द में भी अंत था और दूसरे शब्द में भी अंत था। ठीक है, अब यहाँ से संधि के नियम बदलते हैं, यहाँ संधि के नियम बदलते हैं, और क्या कहता है, सरोते के सा का षटकोण के श में परिवर्तन। ठीक, और नियम क्या कहता है कि संधि करते समय वंस अगेन अगर पहले शब्द के लास्ट साउंडिंग लेटर में स्वर की मात्रा हो, लेकिन होने वाली संधि है जो सरोते के सा से शुरू हो, है ना। तो पहली संधि एक पढ़ी थी हमने स्वर वाली, जिसमें क्या जाना था कि पहले शब्द के अंत में स्वर की मात्रा हो, शर्त थी कि दूसरे शब्द की शुरुआत छाते के छ से शुरू होगी, तब वहां पर आपके आधे चम्मच का च आएगा। पर यहाँ क्या कह रहा है, वहाँ मात्रा के बंधन नहीं थे ना, वो ई भी हो सकता था, आ भी हो सकता था, अ भी हो सकता था, उ भी हो सकता था, पर यहाँ मात्रा का बंधन है। क्या कह रहा है कि अ और आ के स्वर की मात्रा को छोड़कर अगर किसी अन्य प्रकार के स्वर की मात्रा लगी है, चाहे वो ई हो चाहे वो ऊ हो, होने वाली संधि अगर सरोते के स से शुरू होती है तो यही सरोते का स षटकोण के श में बदल जाता है। क्लियर हो गया। एक नियम मैंने बताया था कि इधर स्वर में कोई भी मात्रा हो, होने वाली संधि छाते के छ से शुरू होगी तो दोनों के बीच में च आएगा, लेकिन यहाँ पर मात्रा का बंधन है कि अ और आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर की मात्रा हो, होने वाली संधि सरोते के स से शुरू हो, जैसे कि वी धन सम कहता है। ठीक है ना, वी धन सम कहता है। अब यहाँ स्वर की मात्रा में ई है, होने वाली संधि सरोते का सा है, यही सरोते का स षटकोण के श में बदलेगा और वी धन सम से क्या बन जाएगा हमारे लिए, विषम। ठीक है ना। इसी तरह नी धन सेध कहा, अब यहाँ पर ई की मात्रा है, ई की मात्रा है, अब हमारे लिए नी धन सेध से क्या बन जाएगा, निषेध। ठीक है, जब वो नी धन सिद्ध कहता है, नी धन सिद्ध कहता है तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, निषिद्ध। क्लियर हो गया। ठीक, अभी धन सेक कहता है तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, अभिषेक। और सुधन समा से सुषमा, सुधन समा से सुषमा। अब देखिए वृक्षे धन सु कहता है, ठीक है ना, वृक्षे धन सु कहता है तो क्या बनेगा हमारे लिए, क्या बनेगा, हाँ क्या बनेगा, वृक्षेषु। ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल कहता है रामे धन सु तो क्या बनेगा, रामेशु।
ठीक है ना, आगे समझ में, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ वृक्षे धन सु कहा, अब देखिए वाक धन सु कहता है, एक एग्जाम्पल, यह हमेशा पूछता है ना, वाक धन सु कहता है, तो क्या बनेगा ये, देखिए वाक धन सु कह रहा है, ठीक है ना। अब ये आपका क्या बन गया, वाकशु, वाकशु बना। अब देखिए कि कबूतर का का के बाद में षटकोण का श है, कबूतर का और षटकोण का श मिलता है तो क्या बनता है, क्षत्रिय का क्ष बनता है, इसलिए हमारे लिए क्या बनेगा, वाक्षु। क्लियर हो गया, ठीक। अगला रूल क्या कहता है कि षटकोण के श के बाद में पहला नियम अगला कहता है कि अब यहाँ से संधि बदल रही है ना, कि दूसरे शब्द में परिवर्तन हो रहा है, पहले शब्द को छोड़कर दूसरे शब्द में परिवर्तन हो रहा है। वैसे ही एग्जाम्पल कहता है कि षटकोण के श के बाद में यदि तरबूज का त या थर्मस का थ आता है तो तरबूज का त बिकम्स टू टमाटर का ट एंड थर्मस का थ बिकम्स टू ठठेरे का ठ, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है वो बदल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर कहता है वरिष धन थ कहता है, ठीक। इसी प्रकार गरिष धन थ कहता है, इसी प्रकार बलिश धन थ कहता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो थर्मस का थ है वो किस में बदल जाएगा, ठ में बदल जाएगा, ठीक है। और हमारा एग्जाम्पल क्या बनेगा, अब षटकोण का श अधूरा हो जाएगा तो वरिष्ठ धन थ से बन जाएगा वरिष्ठ, ठीक है। गरिष्ठ धन थ से बन जाएगा गरिष्ठ, ठीक है। और बलिष्ठ धन थ से बन जाएगा बलिष्ठ, क्लियर, ठीक। अब इसी तरह अगर कहता है आकृष धन त कहता है, ठीक है। अब ये ता बदल गया ट में, ठीक। और हमारे लिए आपका वर्ण आकृष्ट धन त से क्या बन जाता है, आकृष्ट, ठीक है ना। इसी रूप में अगर कहता है आपके पृष धन थ तो क्या बन जाता है, पृष्ठ, ठीक है। एग्जाम्पल कहता है उत्कृष्ट धन त तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, उत्कृष्ट, ठीक है। अगला आते हैं हम कि नल के न के संबंध में नियम। एक नियम कहता है कि संधि करते समय अगर पहले शब्द के अंत में ऋषि का री, रस्सी का रा या आपके सर्वोत्तम षटकोण का श है, ये आपके आरेफ वर्ण में भी हो सकते हैं या उच्चारण में संयुक्त वर्ण भी हो सकते हैं या स्वतंत्र रूप में भी हो सकते हैं। पर शर्त कहती है कि संधि करते समय पहले शब्द के अंत में ऋषि का री, रस्सी का रा या षटकोण का श हो। होने वाली संधि की शुरुआत या तो क वर्ग के वर्ण से होनी चाहिए या प वर्ग के वर्ण से होना चाहिए, या तो स्वर से शुरू होना चाहिए या यज्ञ का या वचन का होना चाहिए या तो हल्का होना चाहिए, लेकिन अंतिम वर्ण नल के न का होना मस्ट कंपलसरी है। ऐसी सिचुएशन में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं, यही नल का न अणा में बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि प्र धन मान कहा, ठीक है। अब प्र कह रहा है तो रस्सी का र संयुक्त अक्षर के तौर पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आरेफ वर्ण के तौर पर होने वाली संधि की शुरुआत प वर्ग के वर्ण से हो रही है, लेकिन लास्ट साउंडिंग लेटर नल का न है, ठीक। ऐसी सिचुएशन में नल का न बिकम्स टू अणा, है ना। तो प्रमाण से क्या बन जाएगा, प्रमाण, ठीक है। इसी तरह भीष धन अन कहता है। अब यहाँ शुरुआत स्वर से हो रही है, अंतिम वर्ण नल का न है, संधि के पहले शब्द का अंत जो है वो षटकोण का श है, तो भीष अन से क्या बन जाएगा, भीषण, ठीक है। तो भूष धन अन से क्या बनेगा हमारे लिए, भूषण, ठीक है। परिधन मान कहता है, परिधन मान कहता है तो क्या बनेगा हमारे लिए, परिमाण, ठीक है। और इसी तरह परिधन नाम कहता है ना, तो क्या बनेगा हमारे लिए, परिणाम, परिधन नाम से परिणाम, ठीक है ना। कृष धन ना कहता है। अब यहाँ स्वर से शुरू नहीं हो रहा, ना किसी वर्ण से नहीं हो रहा, साउंडिंग लेटर ना है, तो यहाँ षटकोण का श अधूरा हो गया, तो कृष्णा से बन गई कृष्णा, और तृष्णा से बन जाती है तृष्णा,
ठीक है। और इसी रूप में देखा जाए तो जितने भी प्रयोग किए जा रहे हैं तो हमने क्या पाया कि चर धन न कहता है। अब बताइए मुझे, हर धन न कहा और इसी रूप में चर धन न कहा तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे लिए हरण और ये बनेगा हमारे लिए चरण। ठीक है। अब एग्जाम्पल कहते हैं राम धन अयन, ठीक है ना, तो क्या बनेगा रामायण, राम धन अयन से बनेगा रामायण। अब अगर कहता है एग्जाम्पल दर धन पन कहता है ना, तो क्या बनेगा हमारे लिए दर्पण। क्लियर हो गया, ठीक। लेकिन अगर ऋषि करी रस्सी करा षटकोण का श न होने वाली संधि अगर इन वर्णों से शुरू हो रही है और पूरे टर्म्स और कंडीशन जो है वो पहले के जैसा ही हो तो नल के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब हमारे लिए एग्जाम्पल देता है सुच धन अना, इसी प्रकार कहता है घट धन अना, ठीक है ना, तो सुच धन अना घट धन अना कहता है तो हमारे लिए क्या बनेगा, ये हो गई घटना, ये हो गई हमारे लिए सूचना। ठीक है। तो रस धन अना कहेगा तब क्या बन जाएगी रसना। ठीक है ना। जब वो दर्श धन अन कहता है तो क्या बनेगा हमारे लिए दर्शन। क्लियर हो गया। तो ये हो गए हमारे लिए व्यंजन संधि के पूरे नियम। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि अर्च धन अना कहता है तो क्या बनेगी हमारे लिए अर्चना। क्लियर हो गया, ठीक। अब आता है अगला जो है आपकी विसर्ग संधि। किसी भी शब्द के बगल में लगी हुई दो बिंदी, अयोगवाह का एक पक्ष जिसे हम अनुस्वर कहते थे, संस्कृत के संधि के अनुसार वो हमारे लिए स्वर संधि में ले लिया गया। पर बचा हुआ एक विसर्ग है जिसे हम अह कहते हैं, संस्कृत में एक स्वर की श्रेणी से हटकर इसे विसर्ग के नाम से पुकारा जाता है। तो किसी भी वर्ण अक्षर के बगल में लगी हुई दो बिंदी को कहा जाता है विसर्ग। इसकी शर्त होती है कि जिस तरह के स्वर की मात्रा के साथ ये जुड़ा होगा वैसे ही इसका उच्चारण किया जाएगा। अ है तो हम प्रोनाउंसिएशन अह करेंगे, आ है तो आह, ई है तो इही, ऊ है तो ऊहू प्रोनाउंसिएशन इसका करेंगे। और ऐसी सिचुएशन में जब किसी विसर्ग के साथ में स्वर और व्यंजन का मेल होता है तो विसर्ग में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो ऐसी प्रक्रिया विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं जैसे कि हम कहते हैं निह धन आशा, ठीक है ना, निह धन आशा कहते हैं। विसर्ग से पहले ई का स्वर है, यहाँ भी स्वर की मात्रा है। ऐसी सिचुएशन में यह हलंत वाले र में बदल जाती है और नी से बन जाता है हमारे लिए नीर। और यहाँ पर देखा जाए तो इसमें विसर्ग में परिवर्तन हो गया, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और र में आ की मात्रा से नी आशा से बन जाती है निराशा। ठीक है। दूसरी बात कि विसर्ग संधि की खासियत है कि शक्कर का आधे सा वाला, सरोते के आधे सा वाला, षटकोण के आधे सा वाला और एक आरेफ वर्ण वाले उदाहरण हमारे लिए विसर्ग संधि में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगर किसी शब्द में आपको दे दिया, जैसे कहता है निश्चय का संधि का है बोलेगा, तो जिस शब्द में आधा श आया मतलब वो विसर्ग संधि है। अगर कहता है आविष्कार में कौन सी संधि है पहचान कीजिए, तो आधा षटकोण का श आया मतलब कि वो विसर्ग संधि है। अगर वो कहता है दुस्साहस में कौन सी संधि है, तो देखने वाली बात है कि यहाँ पर हमारे लिए आपका हो जाता है विसर्ग संधि। अगली बात, अगर कहता है निर्बल में संधि पहचानिए, तो ध्यान रखिएगा कि आरेफ वर्णमाला भी विसर्ग संधि में होता है। दूसरी बात, अब तक आपने एक चीज पाई होगी, किसी भी शब्द में अत्य कह रहा है, ठीक है ना, उसी प्रकार अभ्य कह रहा है, ठीक है, अत्य कह रहा है, अभ्य कह रहा है, इसी प्रकार प्रत्यय कह रहा है अगर किसी शब्द में, ठीक, तो ये यण स्वर संधि के उदाहरण हैं। ठीक। दूसरी बात कि यहाँ पर हमें उपसर्ग की प्राप्ति हो गई, यहाँ हो गया अति उपसर्ग, यहाँ हो गया हमारे लिए अभि उपसर्ग और यहाँ हो गया हमारे लिए प्रति उपसर्ग। क्लियर हो गया। ये कौन सी संधि से प्राप्त हुआ है, स्वर संधि से। क्लियर हो गया। ठीक। दूसरी बात, जब हमें उत कह
ठीक है। जब हमें सम कहा, ठीक, तो यदि वो उल्लेख कहता है, यदि वो हमारे लिए एग्जाम्पल में उल्लेख कहता है, अगर वो हमारे लिए उद्भव कहता है ना, उसी प्रकार हमारे लिए आपका उद्घाटन कहता है, तो सभी में कौन सा उपसर्ग है? वो उपसर्ग है, उत उपसर्ग है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार अगर एग्जाम्पल में संयोग कहा, इसी प्रकार संवाद कहा, ठीक है ना, तो वहां पर हमारे लिए कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। और ये कौन सी संधि से प्राप्त हुआ है? व्यंजन संधि से। ठीक, समझ में। ऐसे ही यदि हमें किसी शब्द में निर्बल कह रहा है, मतलब यहाँ पर निर उपसर्ग है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर वो दुर्जन कह रहा है, तब हमारे लिए यहाँ पर दुर उपसर्ग है। ठीक, जब वो निसंतान कह रहा है, निसंतान कह रहा है, तब यहाँ हमारे लिए निस उपसर्ग होगा। और इसी प्रकार दुस्साहस कहेगा, तब हमारे लिए यहाँ पर दुस उपसर्ग होगा। ठीक, आगे समझ में। और किसकी प्रक्रिया से प्राप्त होंगे? विसर्ग संधि की प्रक्रिया से। तो इतने जो उपसर्ग हैं, ये सारे उपसर्ग संधि की प्रक्रिया से शब्द में परिवर्तन कर लिए होते हैं, इसलिए इन उपसर्गों को वहाँ पर ढूंढना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि बाकी उपसर्ग तो स्पष्ट से दिखाई देते हैं। प्रति कह रहा है, आ कह रहा है, अनु कह रहा है, ये दिखाई देते हैं, परंतु कुछ उपसर्ग संधि की प्रक्रिया से बदल जाते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब कि विसर्ग के बाद में यदि स्वर और व्यंजन आता है, तो जब संधि की प्रक्रिया में विसर्ग वर्ण का मेल स्वर और व्यंजन से हो और विसर्ग में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। खासियत है कि आधा शक्कर का श, आधा षटकोण का श, आधे सरोते का स और आरेफ वर्ण उदाहरण जो हैं वो विसर्ग संधि के होते हैं। क्लियर हो गया। विसर्ग संधि के नियम है। अब तक आपने देखा कि विसर्ग संधि से पहले स्वर संधि देखा, तो पहले शब्द का लास्ट साउंडिंग लेटर दूसरे शब्द का फर्स्ट साउंडिंग लेटर में मेल था। ठीक है। व्यंजन संधि में पहले शब्द का अंत और दूसरे शब्द की शुरुआत में देखा था। लेकिन एक विसर्ग संधि ऐसी संधि है जहां विसर्ग से पहले क्या है, विसर्ग से पहले क्या है और विसर्ग के बाद में क्या है, दोनों ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात, जो परिवर्तन होते हैं वह केवल विसर्ग में परिवर्तन करता है, शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। इसके भी नियम हैं, संस्कृत में इसके भी नाम हैं आपके, है ना, इष्टुत्व है, ष्टलत्व है। ठीक है, ये आपके इसका संस्कृत के नाम है, परंतु हम केवल उसे विसर्ग संधि ही लिखेंगे। पहला नियम कहता है कि विसर्ग से पहले अ के स्वर की मात्रा हो, होने वाली संधि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या तो अंत इस व्यंजन य, र, ल, व हो, या उष्म का ह हो। ऐसी सिचुएशन में विसर्ग जो है वो ओ की मात्रा में बदल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अगर कहता है मनः धन हर कहता है, ठीक, मनः धन योग कहता है, ठीक है। इसी रूप में अगर कहता है अधः धन गति कहता है, ठीक है, तपः धन भूमि कहता है। अब देखिए मैंने क्या बताया कि विसर्ग से पहले अ के स्वर की मात्रा है, और विसर्ग की खासियत होती है कि जिस तरह के स्वर के साथ में जुड़ेगा वैसा उच्चारण पढ़ा जाएगा। इसलिए ह में आपके पहले न में अ का मात्रा, इसलिए मनः पढ़ा, इसे मनः पढ़ा, इसे अधः पढ़ा, इसे तपः पढ़ा। होने वाली संधि या तो हल के ह से शुरू होगी, या तो अंतः इस व्यंजन से शुरू होगी, या तो ये तीसरा वर्ण होगा, या तो ये चौथा वर्ण होगा, या हमारे लिए आपका पांचवा वर्ण होगा। ठीक है ना। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि म न अह है, यहाँ पर हमारे लिए हर है। ठीक है ना, मन अह हर है, तो मनः बना। अब क्या हो रहा है कि विसर्ग बदल रहा है किसमें, आपके ओ की मात्रा में, विसर्ग बदल रहा है ओ की मात्रा में। अब देखिए यहाँ हमने उतार दिया हर को और यहाँ हमने उतार दिया मन को। ठीक, अब विसर्ग ने बदल लिया ओ की मात्रा में, तो न में किसकी मात्रा आ गई, ओ की मात्रा, और हमारा उदाहरण क्या बन जाता है, मनः हर से क्या बन जाता है हमारे लिए, मनोहर।
ठीक है। तो शब्द में कोई परिवर्तन नहीं, जो परिवर्तन हुआ किसमें हुआ है, विसर्ग में। तो मनहर से मनोहर, मनः योग से क्या बनेगा, मनोयोग, ठीक है। और अधः गति से क्या बन जाएगी, अधोगति, ठीक है। और तपः भूमि से क्या बन जाएगी, तपोभूमि। तो मुझे बताइए कि मनः धन ज कहता है तो क्या बनेगा, मनोज, ठीक है। इसी रूप में अगर कहता है यशः धन दा तो क्या बन जाएगी, यशोदा, ठीक है। बालः धन गच्छति से हो जाएगा बालो गच्छति, ठीक है ना। अधः लिखित से अधोलिखित, ठीक है। अधः गम से अधोगम, तपःवन से तपोवन, शिरः रेखा से शिरोरेखा। इसी प्रकार देखा जाए तो हम कह सकते हैं तमः गुण तो क्या बनेगा, तमोगुण। और रजः गुण कहता है तो रजोगुण, ठीक है। और इसके अंतर्गत हमने देखा कि मनः बल से मनोबल बना, ठीक है। सरह ज से क्या बन जाएगा, सरोज, सरह धन ज कहता है, सरह धन ज कहता है तो क्या बन जाएगा, सरोज। क्लियर हो गया, ठीक। अब आते हैं अगले नियम की ओर, विसर्ग का आरेफ वर्ण में परिवर्तन। अब यहाँ पर मात्रा के बंधन शुरू हो जाते हैं। पहले नियम में कहा कि विसर्ग में किसके स्वर की मात्रा होना चाहिए, अ के स्वर की मात्रा होना जरूरी है। दूसरा नियम कहता है कि यहाँ अ और आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर की मात्रा लगी हो, लाइक ई, ऊ, ठीक है ना। लेकिन होने वाली संधि या तो स्वर से शुरू होगी या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण से शुरू होगा, या तो य, र, ल, व होगा या उष्म का ह होगा। ऐसी सिचुएशन में यह जो विसर्ग है वो किस में बदल जाता है, हलंत वाले न में, र में बदल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल कहता है दोह धन बल कहता है, इसी प्रकार दोह धन गंध कहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर विसर्ग से पहले किसके स्वर की मात्रा है, आपके ऊ के स्वर की मात्रा है। होने वाली संधि प, फ, ब तीसरा वर्ण है। ऐसी सिचुएशन में विसर्ग बदलता है हलंत वाले रा में और ये हमारे दुह बल से बन गया दुर्बल। अब नियम क्या कहता है कि दो कंप्लीट कॉन्सोनेंट के बीच में यदि हलंत वाला रा आता है तो ये अपने आप को किस में बदल लेता है, आरेफ वर्ण में, और अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर टोपी की तरह बैठ जाता है तो दुह बल से बन गया दुर्बल, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल देखिए, निह धन झर कहता है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, निर्झर, ठीक है। निह धन भय कहता है तो क्या बनेगा, निर्भय, ठीक है ना। निह धन लज्ज से क्या बनेगा, निर्लज्ज। लेकिन अगर यही सिचुएशन आती है जैसे कि विसर्ग के बाद में स्वर है, विसर्ग के बाद में क्या है, स्वर है। अब विसर्ग बिकम्स टू हलंत वाला रा तो दुह से बन गया दुर, ठीक है। अब यहाँ है हमारे लिए उपयोग, और ध्यान रखिएगा कि रस्सी के रा में ऊ की मात्रा कभी भी नीचे लिखी नहीं जाती है। दूसरी बात, रस्सी के रा में ऋषि का री और ऋषि के री में रस्सी के रा की मात्रा कभी भी नहीं लगती है, ठीक है। अब यहाँ र में ऊ की मात्रा है तो बगल में जुड़ गया और दुह उपयोग से क्या बन जाता है, दुरुपयोग, ठीक है। तो इसी तरह निह धन उपाय कहता है तो क्या बन जाएगा, निरुपाय, क्या बनेगा, निरुपाय। और निह आशा से निराशा, निह इच्छा कहता है। अगर कहता है एग्जाम्पल निह धन इच्छा कहता है तो बनाइए क्या बनेगा, हाँ क्या बनेगा, नी से बन गया नीर और यहाँ है हमारे लिए इच्छा। ऐसी सिचुएशन में र में ई की मात्रा हो गई तो एग्जाम्पल क्या बन जाएगी, नी इच्छा से निरीक्षा, ठीक है ना। आगे समझ में। अगला एग्जाम्पल अगर देते हैं दुह आशा तो क्या बनेगी, दुराशा, ठीक है ना। नि आचार से निराचार, दुह आचार से दुराचार, दुर्भाग्य से दुर्भाग्य, दुर्गम से दुर्गम, ठीक है। और इसी तरह निह विवाद से क्या बनेगा, निर्विवाद, निह विवाद से निर्विवाद, ठीक है। एक नियम कहता है कि हम यहाँ पर अब अंतिम वर्ण को नहीं ले रहे, पर्टिकुलर एक शब्द को ले रहे हैं, पुनः शब्द,
है ना। तो पर्टिकुलर एक पुनः शब्द को लिया जा रहा है। इस पुनः शब्द के बाद में यदि स्वर आता है तो पुनः शब्द का विसर्ग है जो र में बदल जाता है, ठीक है ना। तो अगर कहता है पुनः धन इच्छा कहता है ना, तो पुनः का विसर्ग के बाद में स्वर की मात्रा आ रही है तो यह विसर्ग बदल गया हलंत वाले र में, तो पुनः से क्या बन गया पुनर। अब यहाँ है हमारे लिए इच्छा। ऐसे सिचुएशन में र में इसकी मात्रा आ गई, किसकी, ई की, तो र में ई की मात्रा आ गई तो पुनः इच्छा से क्या बन जाएगी पुनरिच्छा, ठीक है ना। इस रूप में पुनः धन उक्ति कहता है तो क्या बनेगा, पुनः उक्ति से हाँ क्या बनेगा पुनरुक्ति, ठीक है। अब कहता है पुनः धन अवलोकन तो क्या बनेगा, हाँ पुनरवलोकन, पुनरवलोकन। और पुनः आवृत्ति से पुनरावृत्ति, पुनः एव से पुनरेव। क्लियर हो गया। ये हुआ हमारे लिए विसर्ग के 3 नियम, ठीक है। विसर्ग का ओ में परिवर्तन और विसर्ग का आरेफ वर्ण में परिवर्तन और पुनः शब्द के विसर्ग का र में परिवर्तन। चूंकि वो स्वर से मिल रहा है इसलिए स्वर की मात्रा उसमें एड ऑन होती जाएगी। अब कहता है विसर्ग का शक्कर का श होना। संधि करते समय विसर्ग से पहले कोई भी स्वर की मात्रा हो, ठीक है ना। संधि करते समय विसर्ग से पहले किसी भी प्रकार के स्वर की मात्रा हो, बंधन नहीं है। अब तक के 2 नियम में विसर्ग से पहले एक में अ का होना कंपलसरी था, दूसरे में अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर का होना कंपलसरी था। यहाँ नियम बदलते हैं और कहता है कि विसर्ग से पहले चाहे कोई भी स्वर की मात्रा हो, पर होने वाली संधि यदि चम्मच का छ, छाते का छ या शक्कर के श से मिलेगा, ऐसी सिचुएशन में यह विसर्ग हलंत वाले श में बदलेगा, जिसे अर्धाक्षर में संभवतः लिखा जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल कहता है जैसे कि हरि ही धन चंद्र कहता है, ठीक। हरि धन चंद्र कहता है तो विसर्ग से पहले ई का स्वर है, इसलिए विसर्ग ने खुद को किस में बदल लिया, शक्कर के श में, क्योंकि होने वाली संधि चम्मच का च है। अब ये शक्कर का श फिर अधूरा लिखा जा सकता है, इसलिए हरि चंद्र से क्या बन जाता है हरिश्चंद्र, ठीक है ना। तो दुह धन शासन कहता है, दुह धन शासन कहता है तो ये हमारे लिए आपका किस में बदलता है, शक्कर वाले हलंत के श में बदलता है और दुह शासन से क्या बन जाता है दुशासन। तो निश्चय से निश्चय, निःशेष से निःशेष और इसी प्रकार निह धन छल कहता है तो क्या बनेगा हमारे लिए निश्चल। क्लियर हो गया, ठीक। तो एग्जाम्पल में हरि ही चंद्र से हरिश्चंद्र, निश्चय से निश्चय, इसी प्रकार निश्चेष्ट से निश्चेष्ट बनेगा, कहचित से कश्चित बनेगा। और कोई एग्जाम्पल में देखा जाए तो दुशासन से दुशासन। और एग्जाम्पल अगर कहता है जैसे कि प्रायः धन चित कहता है तो क्या बनेगा, क्या बनेगा प्रायश्चित, प्रायश्चित से बन जाएगा प्रायश्चित, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक ऑड वन एग्जाम्पल है, एक ऑड वन एग्जाम्पल है कि जैसे कि दुह धन मन कहा, दो धन मन कहा। अब ये च से शुरू नहीं हो रहा है परंतु फिर भी दो धन मन से हमारे लिए शब्द बन जाता है दुश्मन, ये एक्सेप्शनल है ना। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल आपके इसमें अपवाद की श्रेणी में आ गया है, ठीक। लेकिन एग्जाम्पल में अगर आपको कहेगा तो इसी प्रकार का इसका विग्रह जो है वो किया जाएगा, ठीक। अगला कहता है विसर्ग का सरोते के समय परिवर्तन होना। जब किसी भी विसर्ग का मेल स्वर, कोई भी स्वर की मात्रा हो, विसर्ग से पहले किसी भी प्रकार के स्वर की मात्रा हो, इसमें भी मात्रा का बंधन नहीं है, पर होने वाली संधि अगर त थ स से हो तो विसर्ग बिकम्स टू सरोते का स, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल कहता है मरोह धन थल कहता है, ठीक है। अब र में किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, होने वाली संधि थ से शुरू हो रही है। ऐसी सिचुएशन में विसर्ग हलंत वाले स में बदला और मरुथल से क्या बन जाता है मरुस्थल, ठीक है ना, ठीक। निह धन
तेज कहता है, निह धन तेज कहता है। तो ये विसर्ग किस में बदला, सरोते के स में, और निह तेज से क्या बन जाता है, निस्तेज बन जाता है। ठीक है ना। इसी तरह जब वो कहता है दूह धन साहस कहता है, तो एग्जाम्पल क्या बन जाता है, दुस्साहस। ठीक है। मनः धन ताप, मनः धन ताप कहता है, तब क्या बन जाता है हमारे लिए, मनस्ताप। ठीक है। जब वो हमारे लिए कहता है निह धन संतान, तो क्या बन जाता है एग्जाम्पल, निस्संतान। अब देखिए यहाँ पर हमारे लिए फिर से उपसर्ग की प्राप्ति हो गई। ठीक है ना। तो निह तेज से बना निस्तेज, अंतःथल से बनेगा अंतस्थल, मनः ताप से मनस्ताप, और अगर एग्जाम्पल आपको दे दे नमः धन ते, तो क्या बन जाएगा, नमस्ते। ठीक है ना। अब आता है इसी का अगला नियम। अब यहाँ पर मात्रा का बंधन है। क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ और आ के स्वर की मात्रा हो, विसर्ग से पहले अ और आ के स्वर की मात्रा हो, पर होने वाली संधि कर या कार शब्द से शुरू हो। वर्ण अक्षर नहीं ले रहा है ना, यह पर्टिकुलर जैसे पुनः शब्द लिया था ना, वैसे ही कर और कार शब्द ले रहा है। जब वह कर और कार शब्द से शुरू करेगा तो विकम टू सरोते का स, विसर्ग विकम टू सरोते का स। जैसे कि एग्जाम्पल नमः धन कार कहता है। ठीक है ना। इसी प्रकार पुरः धन कार कहता है। ठीक। ऐसी सिचुएशन में विसर्ग हलंत वाले स में बदला और हम क्या लिखते हैं, नमःकार से नमस्कार। ठीक है। और पुरःकार से क्या बनेगा, पुरस्कार, नॉट पुरस्कार, पुरस्कार। ठीक है। और तिरहकार से तिरस्कार। ठीक है। आविकार से आविष्कार, लेकिन वहां पर विसर्ग में ई की मात्रा है, विसर्ग में ई की मात्रा है, आविकार में इसलिए षटकोण का श बनेगा। लेकिन विसर्ग से पहले अ और आ की मात्रा हो, जैसे कि भाह धन कर बोलेगा, तो क्या बनेगा हमारे लिए, भास्कर। तो पुरःकार से पुरस्कार, तिरहकार से तिरस्कार, नमःकार से नमस्कार और भाहकर से बनता है भास्कर। तो शर्त है कि विसर्ग से पहले अ और आ का होना जरूरी है। ठीक। अगला नियम क्या कहता है कि विसर्ग के पहले स्वर हो और उसके बाद में पति शब्द का संयोग हो। जैसे विसर्ग के पहले अ का स्वर हो, विसर्ग से पहले अ का स्वर हो, होने वाला शब्द पति शब्द से बनता हो। तो जैसे कर और कार लिया था तो विसर्ग बदला था सरोते के स में, वैसे ही यह बदल जाता है हलंत वाले स में। तो एग्जाम्पल कहेगा अगर वाचः धन पति कहता है, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, वाचस्पति। ठीक है ना। आगे समझ में। इसी प्रकार वनः धन पति कहता है तो क्या बनेगा, वनस्पति। वनस्पति से बन जाएगा हमारे लिए वनस्पति। जब एग्जाम्पल कहता है बृह धनपति तो क्या बनेगा, बृहस्पति। ठीक है। बृहस्पति से बन जाएगा बृहस्पति। जब एग्जाम्पल आपको दे भाह धनपति तो क्या बन जाएगा, भास्पति। क्लियर हो गया। एक उपाधि है, भास्पति की उपाधि होती है। ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। ठीक। अगले नियम की ओर आते हैं। अगला नियम कहता है विसर्ग का षटकोण के श में परिवर्तन। ठीक है। विसर्ग का षटकोण के श में परिवर्तन कब होगा, जब यहाँ पर मात्रा फिर बंधन को बांधता है। कहता है कि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर की मात्रा जुड़ी हो, वो ई हो सकता है या वो उ हो सकता है। होने वाली संधि क ख प फ ट ठ होगी तो यह विसर्ग जो है वो षटकोण के आधे श में बदल जाएगा। और इस तरह अगर वो एग्जाम्पल कह रहा है आवी ही धनकार, अब देखिए कर और कार शब्द जब जुड़ रहा था तो सरोते का स बन रहा था, कर और कार शब्द जुड़ रहे थे तो सरोते का स बन रहा था, पर मात्रा का बंधन था कि अ और आ का होना जरूरी है, इसलिए पुरःकार से पुरस्कार, तिरहकार से तिरस्कार, ठीक है, बन रहा था। परंतु विसर्ग के इस नियम में कहता है कि संधि के वक्त विसर्ग में अ और आ की मात्रा को छोड़कर कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ वॉवेल्स जो है वो ऐड ऑन होगा। होने वाली संधि यदि क ख प फ से हो तो यहाँ पर क वर्ण से शुरू हुआ है,
शब्द नहीं लिया है बल्कि क वर्ण लिया है, तो विकम्स टू हो जाता है हमारे लिए षटकोण का श, तो इस रूप में हो जाएगा। तो आविहिकार से क्या बन जाएगा? आविष्कार। ठीक है। अब इसी तरह निह धन फल कहता है, ठीक है ना। अब षटकोण का श में बदल गया विसर्ग हमारे लिए, तो इस रूप में हो गया, तो नि फल से बन जाता है निष्फल। ठीक है। दुह धन परिणाम कहता है, तो क्या बनेगा? दुष्परिणाम। ठीक है ना, दुष्परिणाम। अब देखिए दुह धन ट और इह धन ट, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा हमारे लिए? ये इह धन ट है तो हमारे लिए बन जाएगा ये इष्ट, और ये हमारे लिए बन जाएगा दुष्ट। ठीक है। तो निठुर से निष्ठुर, ठीक है। निह कलंक से निष्कलंक, निह परिणाम से निष्परिणाम। ठीक है। इसी तरह देखा जाए तो दुह प्रवृत्ति से दुष्प्रवृत्ति, दुह चक्र से दुष्चक्र बनेगा। इसी प्रकार देखा जाए तो दुह कर से बन जाता है दुष्कर। क्लियर हो गया? ठीक। अब आते हैं अगले नियम की ओर। विसर्ग का न रहना मतलब कि विसर्ग का लुप्त हो जाना। नियम कहता है कि विसर्ग से पहले यदि छोटा ई और छोटे ऊ के स्वर की मात्रा है, जैसे कि निह, जैसे कि आपका कहता है जैसे कि छोटे ई या छोटे ऊ की, जैसे कि सु, है ना। लेकिन होने वाली संधि यदि रस्सी के र से शुरू हो, है ना, या तो हमारा आपके प्रयोग के अनुसार, तो कह रहा है कि विसर्ग से पहले यदि छोटा ई और छोटे ऊ के स्वर की मात्रा है, होने वाली संधि रस्सी के र से शुरू होती है, ऐसी सिचुएशन में विसर्ग जो है वो लुप्त हो जाता है और आपका जो छोटी ई की मात्रा है वो दीर्घ ई की मात्रा में और छोटा ऊ की मात्रा दीर्घ ऊ की मात्रा में बदल जाती है। ऐसे सिचुएशन में विसर्ग हट गया और छोटा नी से बड़ा नी बन गया और निरोग से हो जाता है निरोग। ठीक है। इसी तरह सूरज का सु विसर्ग बदल गया और सा से बड़ा ऊ की मात्रा हो गया और सूरज से बन जाता है सूरज। तो निह धन रव से क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? नीरव। ठीक है। इसी प्रकार निह धन रज से क्या बन जाएगा? नीरज। ठीक है। अगला एग्जाम्पल निह धन रंध्र कह रहा है, तो क्या बन जाएगा हमारे लिए? निरंध्र। क्लियर हो गया? ठीक। आगे समझ में। अब आता है अगले नियम की ओर। अगला नियम कहता है कि विसर्ग का आपके परिवर्तन हो जाना ओ की मात्रा में और विसर्ग के बाद में अ का अवग्रह में बदल जाना। ठीक है। नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले यदि अ और आ की मात्रा हो, ठीक है, होने वाली संधि हमारे लिए अ से शुरू हो रही हो, तो कहीं ना कहीं यह नियम किसको टकरा रही है? दीर्घ स्वर संधि को। किससे टकरा रही है? कि विसर्ग से पहले स्वर है और विसर्ग के बाद में स्वर है, ये दीर्घ स्वर संधि से टकरा रही है। यही वजह है कि इस संधि को संस्कृत में हम पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि के नाम से पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर विसर्ग के जो आपके स्वर के जो 5 नियम थे, उसी 5 नियमों के अनुसार यहाँ पर हमारे लिए 3 नियम उन नियमों से टकराने की वजह से अलग नाम धारण करते हैं। तो कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ और आ के स्वर की मात्रा हो, होने वाली संधि यदि अ से हो तो यहाँ पर विसर्ग जो है वो ओ की मात्रा में बदल जाता है। ठीक है ना, विसर्ग बदल गया ओ की मात्रा में। होने वाली संधि अब यहाँ पर अ है, अब ये फिर किससे टकरा रहा है? अयादि स्वर संधि से टकरा रहा है। ऐसी सिचुएशन में यह जो है वो अवग्रह में लिख दिया जाता है। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल कहता है प्रथमः धन अध्याय कहता है। ठीक है ना, प्रथमः धन अध्याय कहता है। अब विसर्ग से पहले अ के स्वर की मात्रा है, होने वाली संधि फिर से अ है। ऐसी सिचुएशन में विसर्ग ने खुद को किस में बदल दिया? अपने लिए आपके ओ की मात्रा में। तो प्रथमः से क्या बन गया? प्रथमो। ठीक है, प्रथमो क्या बन गया? प्रथमो। अब यहाँ पर हमारे लिए अध्याय है। ठीक। अब सिचुएशन क्या हो रही है कि यहाँ ओ है और यहाँ पर अ है। अब देखा जाए तो ये आपके अयादि स्वर संधि से टकरा रही है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग ने खुद को ओ की मात्रा में बदल लिया है, इसलिए अब इसको हम इस रूप में लिख देंगे।
ठीक है, इसे कहा जाता है अवग्रह। ठीक है, लिखा जाता है इस रूप में, पढ़ा जाता है इस रूप में। अगर ये अयादी स्वर संधि होती तो ओ और अ से अव बनता, और हमारा उदाहरण क्या बनता, प्रथमावध्याय। लेकिन हम इसको कैसे पढ़ेंगे, प्रथमोअध्याय। क्या पढ़ेंगे, प्रथमोअध्याय। ठीक है, एग्जाम्पल कहता है मनः धन अनुकूल। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे लिए, मनो अनुकूल। ठीक है, इसी तरह सह धन अपि कह रहा है, तो क्या बनेगा हमारे लिए, सह धन अपि से क्या बनेगा, क्या बनेगा, बिल्कुल सामने तो दिख रहा है, बताइए। हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ, सो अपि, विसर्ग बदल गया सो में, है ना, और ये बदल गया अ में, और ये हो गया हमारे लिए सो अपि। अब मुझे बताइए कह धन अपि से क्या बनेगा, क्या बनेगा, को अपि। क्या बनेगा, को अपि। ठीक है, यश अभिलाषी से यशो अभिलाषी। ठीक है ना, इसी तरह देखा जाए तो हमारे लिए मन अभिलिषित से बनेगा मनो अभिलिषित। ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि विसर्ग से पहले अ के स्वर की मात्रा हो, होने वाली संधि अन्य स्वर से शुरू हो, तो ये हमारे लिए गुण स्वर संधि से, वृद्धि स्वर संधि से टकरा रही है। परंतु हम यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में विसर्ग का क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं, और जो संधि हो रही होती है उसे रोक दिया जाता है। संस्कृत में इसे हम प्रकृति भाव संधि के नाम से जानते हैं, परंतु हिंदी में इसे विसर्ग संधि के अंतर्गत रखा जाएगा। अगर एग्जाम्पल कहता है अतः धन एव, ठीक, अब सोचने वाली बात है कि अ और ए से ए बनता है, तो जब हम सदा धन एव से सदैव कह रहे थे, तथा एव से तथैव कह रहे थे, तो वैसे ही अत एव से अतैव होना चाहिए, परंतु यहाँ पर वैसा नहीं होगा। ये जो विसर्ग है उसको हटा दिया जाएगा और इस रूप में लिखा जाएगा। अब तक आपने जितनी भी संधि पढ़ी हैं, कभी भी संधि के शब्द में बीच में स्वर को वास्तविक रूप में नहीं देखा है। जहाँ भी स्वर आया है उसने व्यंजन को पूरा करके मात्रिक रूप में अपने आप को बदला है। परंतु अगर आपको किसी एग्जाम में दे देता है कि ततएव का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए, तो सोचने वाली बात है कि स्वतंत्र रूप में संधि में स्वर कभी भी नहीं आता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि दोनों के बीच में एक विसर्ग लगा दिया जाएगा। तो ततः एव से ततएव हुआ, अतः एव से अतएव हुआ। ठीक है ना, इसी रूप में अगर देखा जाए तो देवः धन इच्छति कहता है, देवः धन इच्छति कहता है, तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, देव इच्छति। देव इच्छति से क्या बन जाएगी, देव इच्छति। क्लियर हो गया, ठीक। अगला उसी प्रकार देखा जाए तो हमारे लिए जितने भी शब्द हैं उन सभी में हमने इन चीज़ों को देखा, और यहाँ पर विसर्ग में किसी प्रकार का परिवर्तन जो है हमने पाया कि जितने भी शब्द में परिवर्तन हुए वहाँ किस में परिवर्तन हुए हैं, विसर्ग में परिवर्तन हुए हैं। क्लियर हो गया, ठीक। और इस तरह आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कंप्लीट होती है। क्लियर, कहीं से कोई डाउट, ठीक। बस ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। लास्ट वन रूल क्या कहता है, विसर्ग से पहले यदि अ के स्वर की मात्रा है, होने वाली संधि क ख प फ से टकराती है तो विसर्ग वहीं का वहीं बना रहता है। अब यही नियम एक अलग नियम से टकरा रहा है। क्या कह रहा था कि विसर्ग से पहले अ और आ नहीं हो, लेकिन अगर वो क ख प फ ट ठ से मिलेगा तो विसर्ग जो है वो षटकोण के श में बदल रहा था। लेकिन यहाँ कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ या आ के स्वर की मात्रा हो, होने वाली संधि क ख प फ से हो तो विसर्ग बना रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अगर कहता है प्रातः धन काल कहता है, इसी रूप में मनः धन कामना कहता है,
ठीक है। ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि विसर्ग से पहले अ के स्वर की मात्रा है, होने वाली संधि क से शुरू हो रही है, तो विसर्ग यथावत बना रहता है, तो प्रातः काल को इस रूप में लिखेंगे। अब आपके दिमाग का खलल कहता है कि हम तो मनोकामना कहते हैं, तो विसर्ग ओ में कब बदलता है? जब वर्ण अक्षर तीसरा, चौथा, पांचवा हो, स्वर हो, उष्म का ह हो या अंतःस्थ व्यंजन हो, तो विसर्ग ओ में बदलता है। परंतु कबूतर का क पहला वर्ण है, इसलिए मनः कामना को इसी रूप में लिखा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मनः कामना है, इसी प्रकार प्रातः काल, इसी प्रकार रजः कर्ण, अंतःकरण, अंतः कथा कहते हैं, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो गई हमारे लिए आपकी चौथी टॉपिक कंप्लीट, यानी कि अब तक आपने भाषा पढ़ लिया, ठीक है, लिपि पढ़ ली, वर्णमाला पढ़ ली, मानक वर्तनी पढ़ ली, वर्तनी शुद्धिकरण के नियम पढ़ लिए, और अब वर्तनी शुद्धिकरण के बाद में आपने क्या पढ़ लिया? संधि की प्रक्रिया को। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक को पढ़ने के लिए, जो है हमारे लिए आपका वर्ण से मिलकर बना हमारा शब्द, जो आपका सबसे जरूरी टॉपिक है। ध्यान रखेंगे, ये है हमारा शब्द विचार। ठीक, तो ध्यान से समझेंगे। अब शब्द विचार, अभी आप बोलेंगे कि शब्द विचार क्या है, तो देखने वाली बात है कि शब्द विचार क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी भाषा का मौखिक उच्चारण करता है, तो श्रोता के कानों तक सुनाई देती है ध्वनि। जब व्यक्ति किसी वर्ण का मौखिक उच्चारण करता है, तो श्रोता के कानों तक सुनाई देती है ध्वनि। जब इसी ध्वनि को एक तरीके के माध्यम से आड़ा, तिरछा, खड़ा, वक्र आकार देकर सांकेतिक रूप दे दिया जाता है, तो उस लिखने की प्रक्रिया से जन्म होता है किसका? वर्ण का। तो ध्वनि को मौखिक उच्चारण में भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई कहेंगे, तो वर्ण को लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई कहा जाता है। इसी में आपने पढ़ा वर्ण के 3 हिस्से। एक पढ़े आपने वर्ण में स्वर वर्ण को, जो 5 से 7 आधार पर पढ़ा, ठीक है। एक पढ़ा आपने अयोगवाह को, अंगूर का अम और आहा पढ़ा, और एक पढ़ा आपने व्यंजन वर्ण को। तो अंतः प्रयत्न के आधार पर आपने पढ़े स्पर्श, अंतःस्थ, उष्म और संयुक्त, और बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वर तंत्रिका के आधार पर सघोष, अघोष, और उसी प्रकार प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। इन्हीं के आधार पर आपने एक प्रक्रिया पढ़ी, जहां आपने वर्तनी योजना को पढ़ा, जहां उच्चारण और लेखन की प्रक्रिया के नियम के अनुसार शुद्ध वर्तनी का चयन करना जाना। जब वर्तनी का प्रयोग किया जाता है, मौखिक उच्चारण शुद्ध होता है, तो लेखन की प्रक्रिया भी शुद्ध होती है। और ऐसी परिस्थिति में हम वहाँ कुछ शब्द का निर्माण करते हैं, तो वर्ण अक्षरों में स्वरों के मध्य विकार से स्वर संधि, व्यंजन और स्वर के विकार से व्यंजन संधि, विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन के विकार से विसर्ग संधि पढ़ा। यानी हमने यहाँ पर 3 प्रकार की संधि को वर्णमाला से संबंधित पढ़ा, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक, तो जब हमारे द्वारा वर्ण अक्षरों का क्या किया जाता है? संयोग। ठीक है, वर्ण अक्षरों का होता है संगम और वर्ण अक्षरों का होता है संयुक्ताक्षर। अब ये क्या होता है? ठीक है ना, जब वर्ण अक्षर संयुक्त हो रहे हो, जब वर्ण अक्षर जिसमें स्वर और व्यंजन हैं एक दूसरे से मिल रहे हो और एक सार्थक शब्द का निर्माण करेंगे, तो उसे संयुक्ताक्षर से शब्द बनता है। जब वर्ण अक्षर मिल रहे हो और किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन नहीं हो, तो वर्ण संयोग कहलाता है। ठीक है ना, जैसे कि अगर देखा जाए, तुम हारे कहता है, ठीक है ना, अब ये संयोग करके बन जाता है तुम्हारे, तो एक शब्द बन गया। ठीक है ना, ठीक। लेकिन अगर हम इसको इस रूप में लिखते हैं, तो इसका अर्थ बदल गया, ये हमारे लिए सेकंड पर्सन हो जाता है और ये शब्द ही बदल जाते हैं। तो जहाँ परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर हमारे लिए कौन सी प्रक्रिया हो जाती है? संधि। और जहाँ परिवर्तन उत्पन्न नहीं है, तो संगम या संयुक्ताक्षर का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? ठीक, तो शब्द क्या है? किसी भी मौखिक उच्चारण में सुनाई देती है हमें ध्वनि।
उस ध्वनि को लिखित सांकेतिक चिन्ह दिया जाता है जिसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं स्वर, व्यंजन और हम पढ़ते हैं अयोगवाह। स्वर, व्यंजन और हम पढ़ते हैं अयोगवाह। इन्हीं के संयुक्ताक्षर करने से, इन्हीं को संयुक्ताक्षर करने से निर्माण होता है हमारे लिए शब्द का। ठीक है, जैसे कि र धन आ, म धन अ कह रहा है। ठीक है ना, तो वर्ण अक्षर र में आ की मात्रा, म में अ मिलकर हमारे लिए किसका निर्माण हुआ? शब्द का। ठीक है ना, ठीक। लेकिन अगर हम कहते हैं राम धन अभिलाषा, अगर हम कहते हैं राम धन अभिलाषा, लास्ट साउंडिंग लेटर अ और अ को मिलाकर यदि हम रामाभिलाषा कहते हैं, है ना, तब यह प्रक्रिया हमारे लिए संधि हो जाती है। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। तो हम पढ़ेंगे यहाँ से हमारे लिए शब्द विचार। जब एक या एक से अधिक अक्षर वर्ण से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि का योग होता है तब वहाँ शब्द का निर्माण होता है। तो वर्ण अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णाक्षर। अब आप कहेंगे कि वर्णाक्षर क्या होते हैं? जब मैंने आपको बताया था तब मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं और जितने भी व्यंजन हैं उन्हें ही वर्ण कहा जाता है। इसलिए हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो अगर हम क कहते हैं, ख कहते हैं, अ कहते हैं, ई कहते हैं, तो ये हमारे लिए वर्ण है। ठीक है, लेकिन अगर यही स्वर और व्यंजन एक दूसरे से मिल जाते हैं, स्वर और व्यंजन मिल जाते हैं कि जैसे कि क से मिल गया आ और ये हमारे लिए बन गया का, तो ये हमारे लिए बन जाता है अक्षर। तो वर्ण अक्षरों के मेल से किसका निर्माण होता है? शब्द का निर्माण होता है। तो वर्ण अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। तो क्या कहता है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहता है वर्ण अक्षर मिल रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो वर्ण अक्षर अगर एक दूसरे से मिल रहे हैं और उनका सार्थक प्रयोग हो रहा है तब उसे क्या कहते हैं हम? मेरे ना क्लास में ना हमेशा हमेशा, है ना, मेरी छिड़ी वो गाना बना है झुमका गिरा रे वाला। ठीक है, तो जब वो भवन कहता है, सागर कहता है, अब देखिए यहाँ भवन कह रहा है, भवन कह रहा है मतलब कि भ के साथ में है अ, ठीक है, व के साथ में है अ और न के साथ में है हमारे लिए अ, और एक क्या बन रहा है? सार्थक रूप बन रहा है। क्या बन रहा है? सार्थक रूप बन रहा है। ठीक, तो शब्द निर्माण के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है? जब हम शब्द बनाते हैं तो कितने प्रकार की प्रक्रिया को निभाते हैं? बताइए। हम शब्द का निर्माण करते हैं संयुक्त अक्षर के लिए, तो कितने प्रकार की प्रक्रिया होती जहां हम शब्द का निर्माण करते हैं? बताइए। हाँ, ये तो वर्ण विन्यास है, वो संयुक्त अक्षर है। ये तो वर्ण विन्यास है, वो संयुक्त अक्षर। कितने प्रकार की हम प्रक्रिया को निभाते हैं जिससे एक शब्द का निर्माण किया जा सकता है? दिमाग लगाइए जरा, बताइए बताइए। हाँ, संधि करते हैं, करते ना, अभी संधि करते ना हम। ठीक है, जैसे विद्या आलय से बन गया विद्यालय, बन गया शब्द। अब और क्या करते हैं वैसे ही? बताओ बताओ बताओ, दिमाग लगाइए, क्योंकि बेटा ऐसे प्रश्न ना क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा प्रयोग नहीं होता या होता है, इस प्रक्रिया का निर्माण किस में होता है? तो दिमाग लगाइए। संधि से तो शब्द बन गए, ठीक है, वैसे ही हम क्या करते हैं? समास। 10 आनंद से दशानन बनाते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं? प्रयोग, प्रत्यय का, है ना। बिक में आऊ जोड़ दे तो बिकाऊ बना, है ना। पंडित में आइन जोड़ दे तो पंडिताइन बना। और हम क्या जोड़ते हैं? उपसर्ग। जीवन में आ जोड़ दिया तो आजीवन। तो शब्द निर्माण के लिए 4 प्रकार की प्रक्रिया निभाई जाती है, ठीक है ना। किसके लिए? शब्द का जब निर्माण किया जाता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा संयुक्ताक्षर होंगे तो ही शब्द बनेगा।
शब्द को बनाने के लिए हम 4 प्रकार की प्रक्रिया निभाते हैं, संधि की, समास की, उपसर्ग की और प्रत्यय की। ठीक है, तो कहने का मतलब कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया की इसे क्या कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। ध्यान रखना बेटा, मैं बहुत बेसिक चीजें बताती हूँ, है ना, क्योंकि पूछा जाता है। तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया की इकाई किसे कहा जाएगा, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय को। जब हम एक चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है, जब तक वर्ण अक्षरों के मिलने से परिवर्तन उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वर्ण संयोग होगा, वर्ण का संगम होगा। लेकिन अगर वर्ण बदल जाएंगे तब संधि होगी। ध्यान से समझेंगे, वर्ण अक्षर जब एक दूसरे से मिल रहे हैं और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसे संयुक्ताक्षर या इसे वर्ण संयोग या इसे वर्ण संगम कहा जाएगा। लेकिन अगर वर्ण अक्षर मिल रहे हैं, जैसे कि अ और परिवर्तन कर रहा है आ में, तब ये संधि की प्रक्रिया कहलाएगी। क्लियर? जब तक परिवर्तन नहीं है तो वर्ण अक्षर का संयोग है, संयुक्ताक्षर है, संपृक्त ध्वनि है, द्वित्व प्रयोग है, स्वर गुच्छ है, व्यंजन गुच्छ है। कब तक? जब तक वर्णाक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं है। जहां वर्ण अक्षर बदल गए, चाहे स्वर, चाहे व्यंजन, चाहे विसर्ग, तब वो प्रक्रिया बन जाती है संधि की प्रक्रिया। क्लियर हो गया? ठीक, तो वर्ण अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रथम रूप, ध्यान रखेंगे एक और चीज कि इसकी प्रथम इकाई, किसी भी शब्द की प्रथम इकाई किसको कही जाती है, संयुक्ताक्षर को। ठीक है ना, किसी भी शब्द निर्माण की सबसे पहली इकाई हम संयुक्ताक्षर को कहते हैं। इसके अलावा हम संधि की प्रक्रिया, समास की प्रक्रिया, उपसर्ग की प्रक्रिया और प्रत्यय की प्रक्रिया को भी निभाकर शब्द का निर्माण करते हैं। हमारी हिंदी भाषा में 60% वर्ड्स है जो संस्कृत के यूज किए जाते हैं, जिसे आप तत्सम कहते हैं। ठीक है, 30% वर्ड्स है जो हमारे लिए हिंदी के होते हैं, जिसे आप देशज के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, 10% वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बाहर से आया मुस्लिम शासकों के साथ में और यूरोपियन कंपनीज के साथ में, तो उसे हम विदेशज कहते हैं, जिसे फॉरेन वर्ड्स के नाम से पुकारा जाता है। और इस तरह 100% शब्द जो हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें इतने प्रकार के प्रयोग जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? एक व्यक्ति जब बात कर रहा होता है, तो ध्यान से समझेंगे बेटा, अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा होता है तो उसे बात करने के लिए कम से कम 5000 प्रकार के शब्दों की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक सेंटेंस के निर्माण में भी आप देखिएगा, अगर एक वाक्य का निर्माण कर रहा है तो उस वाक्य में कम से कम 6-7 शब्द होते हैं। तो अगर वो वार्तालाप कर रहा होता है अपनी दैनिक दिनचर्या में तो कम से कम 5000 प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करता है। अब न जाने मैंने अभी तक में कम से कम 2000 तो बोल ही लिए होंगे। इस 1.5 घंटे की क्लास में मैं तो 2000 शब्द तो बोल ही लिए होंगे, क्योंकि हमने काउंट नहीं किया। अब देखा तो मैंने बोल लिया होगा 2000 शब्द कह रहा, तो 8 तो यही हो गए। अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें और जोड़ते जाइए और जोड़ते जाइए और जोड़ते जाइए। लेकिन शब्द अगर हम बात करें तो यहाँ 60% संस्कृत के, 30% हिंदी के और 10% विदेशज के शब्दों को मिलाकर एक व्यक्ति वाक्य का निर्माण करता है और उसका प्रयोग करता है। क्लियर हो गया? तो वर्ण अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि जब एक या एक से अधिक अक्षर या वर्ण एक दूसरे से मिलकर एक स्वतंत्र सत्ता वाले सार्थक ध्वनि का प्रयोग करता है, जिससे किसी निश्चित प्रकार के अर्थ को प्रकट करने वाला वर्ण का समूह होता है। जैसे कि भ, अ, व, अ, न, अ, इससे एक सार्थक अर्थ निकला है ना, तब इसे ही शब्द कहा जाता है। क्लियर हो गया? इस शब्द की खासियत है जब हम हाँ, नहीं, मैं, क्यों कहते हैं तो जरूरी नहीं है कि शब्द में 4 अक्षर आए, जरूरी नहीं कि 2 अक्षर आए, कभी कभी एक अक्षर भी शब्द बनाता है। हाँ, नहीं, अगर कहता वो भी शब्द की कैटेगरी में ही आते हैं।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि पद क्या होता है। तो कहने वाली बात है कि शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं। ध्यान से समझेंगे कि मैं जो चीजें बता रही हूं, जब तक संयुक्ताक्षर हुआ, जब तक संयुक्ताक्षर हुआ, जैसे कि अगर वो कहता है एग्जाम्पल में ब आ ल अ क, ठीक है ना, ये संयुक्ताक्षर होकर क्या बना रहा है, बालक। ठीक, तो वर्ण अक्षर के सार्थक समूह को क्या कहा, शब्द। जब हम संधि समास उपसर्ग प्रक्रिया की प्रक्रिया को भी निभाते हैं और शब्द का निर्माण करते हैं, तो वर्णमाला के अनुसार एक शब्दकोश बनाया गया है, जिसके अंतर्गत अल्फाबेटिकल्स उसको स्थान दिया गया है, जैसे शब्दकोश, शब्द संग्रह, शब्द का भंडारण कहा जाता है। जब तक कोई निर्मित शब्द किसी कैटेगरी के अंदर वो कैटेगराइज है, यानी कि जब तक कोई शब्द किसी संग्रह के भीतर है, तब तक वो एक शब्द है। समझ में आ रहा है? जब तक वर्ण अक्षरों से निर्मित तत्व किसी संग्रह के भीतर है, तब तक वो हमारे लिए आपका शब्द है। लेकिन अगर यही शब्द बाहर आ गया डिक्शनरी से, तब बन जाता है पद। ठीक है ना, जब तक कोई शब्द किसी संग्रह के भीतर है, तब तक उसे शब्द कहेंगे। अब संग्रह से बाहर आ गया और हम कहते हैं बालक खाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पढ़ते हैं बालक, ठीक है, इसी प्रकार लड़का, इसी प्रकार बेटा, इसी प्रकार पुत्र। अब देखिए इसे कितने सारे प्रकार, ठीक है। एज अ पर्यायवाची है, हमारे लिए लड़का का पर्यायवाची है। अर्थ के आधार पर यह हमारे लिए बालक शब्द है, जो लड़का का पर्यायवाची है, कि हम लड़का को बालक, लड़का, बेटा, पुत्र कहते हैं, पर्यायवाची है। क्लियर हो गया। दूसरी बात, एज ए नाउन ये हमारे लिए संज्ञा शब्द है। अब बालक कहा, लड़का कहा तो जातिवाचक संज्ञा, पुत्र कहा तो जातिवाचक संज्ञा, बेटा कहा तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है ना। तो देखिए, जब ये डिक्शनरी में है तो केवल ये नाम है, किसके अनुसार, संज्ञा के अनुसार, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर यह पर्यायवाची भी है। लेकिन अगर हम इसी को बाहर ले आए डिक्शनरी से कि बालक खाता है, बेटा पढ़ता है, पुत्र लिखता है, ऐसी सिचुएशन में अब ये किसका काम करने लगा गया, संज्ञा पद का। क्लियर हुआ। तो मैंने क्या बताया, जब तक कोई शब्द किसी संग्रह के भीतर होता है तो उसे हम कहते हैं शब्द, लेकिन संग्रह से बाहर आ जाता है तब उसे पद कहा जाता है। यह नाम को बता रहा है, इसलिए संज्ञा है। अगर हम कहते हैं वह, तब हमारे लिए क्या बन जाता है, सर्वनाम, ठीक है। पहचान बता रहा है, लड़का है, तो हमारे लिए पुल्लिंग बन जाता है। एक है वचन में, इसलिए हमारे लिए वचन के अनुसार एक वचन हो जाता है। क्लियर हो गया। तो अलग अलग पहचान वो बताने लगता है, ठीक। तो शब्दकोश क्या है, शब्दकोश क्या है, शब्द भंडार क्या है, शब्द संग्रह क्या है, सब एक है, भावनात्मक पक्ष अलग है। जैसे जहाँ पर शब्दों का भंडारण किया जाता है उसे हम शब्द भंडार कहते हैं, ठीक है ना। जहाँ शब्दों को संकलित करके एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है उसे शब्द संग्रह कहते हैं। लेकिन व्यवस्थित ढंग से जहाँ वर्ण क्रम के आधार पर उनका संकलन किया जाता है तो उसे शब्दकोश कहते हैं, और इस रूप को ही मानक रूप माना जाता है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। जब आपको कहता है संयोग, एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल कहता है संजोग और संविधान, एक प्रश्न आता है, बेटा ध्यान रखिएगा ना, ठीक है। हिंदी की शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा, है ना, कौन सा शब्द पहले आएगा। तो डिक्शनरी जो मैंने आपको बताई थी, ध्यान रखिएगा, अह, अ, आ, ई, उ, ऊ, याय, फिर व्यंजन वर्ण शुरू होता है। अब यहाँ स से व्यंजन शुरू हुआ है तो संयम की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर जहाज का जब पहले आ रहा है और वचन का वह बाद में आता है, इसलिए पहले किसका प्रयोग होगा, संजोग का। क्लियर हो गया। और ऐसे ही जहाँ विधान होता है उसे शब्दकोश कहा जाता है। क्लियर हो गया, ठीक। अब आते हैं हमारे लिए शब्द भंडार, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं शब्द के प्रकार। यहाँ से आपके परीक्षा के लिए पूछे जाने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग विशेष तौर पर चीज़ें जो मेंशन की गई है, ठीक। तो
वर्ण अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। जब हम शब्द की बात करते हैं तो 4 आधार पर हम शब्द को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला आधार होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, जिसे हम ऑन द बेसिस ऑफ हम कह सकते हैं आपका कंस्ट्रक्शन या क्रिएशन या क्रिएटिविटी, यानी कि रचना या आपके बनावट के आधार पर। तो मैंने पहले बताया कि शब्द निर्माण की प्रथम इकाई क्या है? शब्द निर्माण की प्रथम इकाई हम किसको मानते हैं? संयुक्ताक्षर को मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा शब्द निर्माण में हम किसका प्रयोग करते हैं? संधि का, ठीक है। फिर हम किसका प्रयोग करते हैं? समास का। इसके अलावा हम किसका प्रयोग करते हैं? उपसर्ग का। और इसके अलावा हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रत्यय का, ठीक है। तो जब किसी वर्ण अक्षरों को लेकर हम शब्द का निर्माण करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम रचना या बनावट के आधार पर शब्द कहते हैं। रचना या बनावट के आधार पर आप कितने प्रकार के शब्द पढ़ते हैं? 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द को क्या कहा जाता है? ट्रेडिशनल वर्ड्स कहा जाता है। यौगिक शब्द को कंबाइंड वर्ड्स या ज्वाइंट वर्ड्स कहा जाता है और योग रूढ़ शब्द को ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड्स कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, ठीक है ना, और ये क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। दूसरा आधार है आपका इतिहास के आधार पर। इसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कहते हैं कि ये आया कहाँ से। इसके अलग अलग नाम हैं। इसे इतिहास, उद्भव, उत्पत्ति, उद्गम, स्रोत के आधार पर भी कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ 5 प्रकार के शब्द होते हैं। संस्कृत बेस्ड वर्ड्स कहलाते हैं हमारे लिए आपके तत्सम, ठीक है। हिंदी बेस्ड वर्ड्स कहलाते हैं हमारे लिए आपके तद्भव, ठीक है ना। जो लोकल होते हैं उसे हम कहते हैं देशज, और जो विदेश से आया उसे हम कहते हैं विदेशज। जो हाइब्रिड होता है यानी कि आपका मिलावट वाला, उसे कहा जाता है हमारे लिए संकर, ठीक। आगे समझ में। इसके बाद होता है हमारा अर्थ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो शब्द के प्रयोग में हम देखते हैं कि यहाँ 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक। सार्थक के अंतर्गत हम वर्ड मीनिंग यानी कि समानार्थी या शब्दार्थ पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं यह पर्यायवाची का एक रूप होता है, कहीं ना कहीं यह हमारे लिए तत्सम से तद्भव परिवर्तन वाला होता है। तत्सम से तद्भव परिवर्तन वाला हमारे लिए आपके समानार्थी, एकार्थी, पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम, सम्मतचालित और युग्म शब्द होते हैं। इसके अलावा एक होता है निरर्थक, जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता, तो मीनिंगलेस वर्ड्स कहलाता है, जैसे कि खाना वाना, ठीक ना। इसी प्रकार गोल, मटोल कहा, ठीक है। तो एक अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक कहा जाता, ठीक। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रयोग और रूपांतर के आधार पर। इसे आप इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच कह सकते हैं, जहां आप 2 प्रकार के शब्द को पढ़ते हैं। 4 प्रकार का विकारी और 4 प्रकार का अविकारी। इस प्रकार शब्द के 8 भेद हो जाते हैं, ठीक है ना। शब्द के 8 भेद हो जाते हैं। मुख्य तौर पर प्रयोग और रूपांतर के आधार पर 2 प्रकार के डेक्लिनेबल और इनडेक्लिनेबल वर्ड्स होते हैं। डेक्लिनेबल वर्ड्स को हम विकारी और इनडेक्लिनेबल को अविकारी कहते हैं, ठीक है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विकारी शब्द आते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक और विस्मयादि बोधक अविकारी होते हैं, ठीक है ना। इसको विकार उत्पन्न कराने वाले कारकों को पढ़ते हैं। इसके अलावा हम कुछ शब्दों को बनाते हैं, जैसे कि वर्णात्मक और अवधारणात्मक। वर्णात्मक यानी कि हम क्या करते हैं, वर्ण अक्षरों को मिलाते हैं। वर्ण अक्षरों को मिलाते तो हम साउंडिंग इफेक्ट पर भी हम उसे बनते हैं, जैसे कि अनुकरण, जैसे कि रटारट कहते हैं, उसी प्रकार तड़ातड़ कहते हैं, ठीक है ना, ठीक। कभी हम रणन शब्द यानी कि हम जैसे रणन यानी कि जैसे चिढ़ाल चाल है ना, मेल जोल, मतलब उसको हम क्या करते हैं कि साउंडिंग इफेक्ट को रैमिंग वर्ड्स की तरह यूज करते हैं। कभी कभी हम शब्द का पुनरुक्त कर देते हैं, द्विरुक्त कर देते हैं, जैसे कि हम शब्द को मिला देते हैं धीरे धीरे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पुनरुक्त कर रहे हैं, रिपीटेशन कर दिया, शब्दों को रिपीटेशन कर दिया और ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स बन जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण बन जाता है, पूर्ण द्वित्व कर देते हैं और इस तरह हमारे लिए अपूर्ण द्वित्व प्रतिध्वन्यात्मक, ठीक है, हम शब्द का निर्माण करने के लिए इसका भी निर्माण जो है वो करते हैं। वर्ण अक्षरों और अवधारणात्मक, कभी कभी हमारे द्वारा कुछ सामान्य शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। सामान्य शब्द में हम अपने बोलचाल में
किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अगर अच्छा लगता है तो हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, हमें अच्छा लगता है तो हम हिंदी के साथ अंग्रेजी को मिला लेते हैं, कभी अरबी फारसी को मिला लेते हैं, सामान्य से शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर एक प्रशासन किसी संपादन को कर रहा है कार्यालय के प्रशासनिक कार्यों का, तो ऐसे सिचुएशन में वो सामान्य शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। राजभाषा आयोग जिन शब्दों को देगा केवल वह उसका ही प्रयोग करेगा। इसलिए कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे लिए तकनीकी शब्द होते हैं, जैसे कि ऑफिस, फ्रिज, एसी, है ना, एयरपोर्ट, ये सब टेक्निकल वर्ड्स है। फ्रिज, टीवी, रिमोट कंट्रोल, मिक्सर ग्राइंडर कहता है, ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं, पर हम भी उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रशासन मान्य कर देता है कि हम कचहरी ही कहेंगे, हम वकालत ही कहेंगे, अगर शासन मान्य कर दिया तो प्रशासनिक शब्द हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो अर्ध परिभाषिक होते हैं कि एक साधारण सा व्यक्ति भी उन परिभाषिक शब्दों का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। कि मैं कचहरी जावत हूँ ना बोल करके क्या कहता है, मैं कचहरी जाऊँ। तहसील कार्यालय में काम है ना बोल करके तहसील गए रहे, है ना, बोलते हैं ना, ठीक है ना। वकील बाबू ना बोल करके वकील साहब बोलने लगते हैं। ये आपके सेमी टेक्निकल वर्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। अब होता है कि शब्द में गुण होते हैं। जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो गुण होते हैं। एक कवि अगर अपनी कविताओं की रचना करता है और हमारे मन में उत्साह, उमंग, जोश को प्रभावित करना चाहता है, तो उसके द्वारा जो गुण शब्द की रचना में प्रयोग होंगे वो ओज गुण हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे मन में प्रेम और मधुरता का संचार करना चाहता है तब हमारे लिए वहाँ पर माधुर्य का गुण हो जाएगा। अगर ऐसी बातें जहाँ हमें और समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ प्रसाद गुण का प्रभाव देखने को मिलता है। अब कवि के बाद में होते हैं लेखक। कवि के बाद होते हैं लेखक या एक व्यक्ति। अगर किसी व्यक्ति को साधारण से अपनी बात को बहुत धीरे से समझाना है तो जो बात जैसी है वैसा समझाता है, तो अभिधा शब्द शक्ति हो जाती है। इसे वर्ड पावर एंड वर्ड एट्रीब्यूट कहा जाता है, ठीक है ना। वर्ड पावर यानी कि शब्द गुण और वर्ड एट्रीब्यूट मतलब कि शब्द शक्ति, ठीक है ना। जब किसी बात में इनडायरेक्टली कोई चीज़ कहना चाहता है तो हमारे लिए लक्षणा हो जाती है, और जो व्यक्ति जैसा चाहे समझ ले तो व्यंजना हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यह कंपटीशन कम्युनिटी है तो जो है सो है। मैं मिसेस अनु रॉय हूँ तो हूँ। यह मेरी कलम है तो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ सीधी सी बता दी, तो अभिधा शब्द शक्ति हो गई, ठीक है। अब कहता है अरे तू तो मेरा शेर है। अगर एक बच्चा गिर गया, माँ उसको चुप करा रही है तो क्या बोलती है, तू तो मेरा भीमा है ना, तू तो मेरा शेर है ना, है ना। तब वहाँ पर हम उसको ना तो शेर कह रहे ना भीम कह रहे, हम उसको एक इनकरेज कर रहे हैं कि तेरे में ताकत है वैसी। इसलिए इनडायरेक्टली अगर कोई बात की जाती है कि हम दोस्तों में यही सुरमा है, हम सभी दोस्तों में यही बब्बर शेर है, ये जाएगा उन लोग से लड़ने के लिए, तो टाइगर तो नहीं है वो, ना तो जुनून पिक्चर से राहुल राडे से वो शेर भी नहीं बन जाएगा। हम उसको क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उसको कुछ चीज़ समझा रहे हैं। अब कहते हैं शाम हो गई, शाम हो गई कहते तो हर किसी के लिए उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ होती है हमारे लिए आपकी शब्द शक्ति, व्यंजना। क्लियर हो गया। इतने प्रकार के शब्दों का प्रयोग पढ़ा जाता है, तो समझने वाली बात है कि सामान्य शब्द में और अन्य शब्दों में क्या अंतर होता है। सामान्य शब्द का प्रयोग हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार करता है, इसलिए जब वो किसी वाक्य का निर्माण कर रहा होता है तो रचना के आधार पर, इतिहास के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों को लेकर अपने लिए वाक्य का निर्माण करते समय किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकता है। इसलिए दैनिक दिनचर्या में 3 से 5,000 शब्द की आवश्यकता होती है। उसमें वह कभी 60% संस्कृत के शब्द का, 30% हिंदी के और 10% के विदेशत के शब्दों में से अपनी सुविधा के अनुसार शब्दों का चयन करता है। लेकिन अगर एक ऐसा प्रयोग देखा जाए जहां पर प्रशासन अगर अपने प्रशासनिक कार्यों का संपादन करना चाहता है, तो प्रशासन यदि अपने संपादिक कार्यों का संपादन करना चाहेगा तो सामान्य से शब्दों को छोड़कर राजभाषा आयोग के द्वारा जो शब्द निर्धारित कर दिए गए हैं वह केवल उसका ही प्रयोग करेगा और उसको ही पढ़ने की कोशिश करेगा और उसका ही इस्तेमाल करेगा। इसलिए एक प्रशासनिक कार्यों के संपादन में जो शब्द प्रयोग होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर एक व्यक्ति कहता है जा मैं तुझे आदेश देता हूँ 1 कप चाय बना के ला, मुन्नू 1 कप चाय लाना, तो ये मेरी आज्ञा है तुझे, तो क्या बोले चुप रे, बड़ा आया ऑर्डर देने वाला। अब मैंने आज्ञा कहा, उसने क्या बोल दिया, ऑर्डर चेंज कर लिया, ठीक है ना, उसने चेंज कर लिया। लेकिन अगर एक प्रशासन अगर कहता है
कि भारत के राज्य प्रधानमंत्री के द्वारा यह आदेश जनहित में जारी किए गए हैं। तो चाहकर भी केंद्र सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, राज्य सरकार चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, उस आदेश का प्रयोग आज्ञा के तौर पर कभी नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? एक साधारण व्यक्ति टेक्निकल वर्ड्स का यूज कर जा तो फ्रिज ले पानी लान बे, है ना, वो ट्रेन छूट जाही भाई। और ट्रेन एक पर्टिकुलर आपका शब्द है, टेक्निकल वर्ड्स है, लेकिन ट्रेन बोलते हैं, है ना। तो एक साधारण से शब्द का प्रयोग करते समय हम हर प्रकार के शब्दों का ले सकते हैं, लेकिन पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं? जो परिभाषित कर दे। अगर परिभाषा दे देता है, जैसे कि अम्ल, क्षार, विलयन, आसवन कहते हैं, तो केमिस्ट्री के शब्द हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, दर्रा, घाटी, है ना, हिम स्खलन कहता है, भू आच्छादन कहता है, हिम आच्छादन, तो आपके भौगोलिक शब्द हैं। अगर वो कहता है मांग, पूर्ति, नियम, क्रय, विक्रय, तो इकोनॉमिकल वर्ड्स हैं। अगर अधिनियम, धारा, अनुच्छेद कहता है ना, तुम्हारे लिए आपके उसके शब्द है, राजनीति के शब्द हैं, आपके प्रशासन के शब्द हैं। तो जो स्वयं को परिभाषित करे, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण है, रस, अलंकार, छंद, साहित्य है। तो जो अपने को परिभाषित कर दे उसे परिभाषिक कहेंगे। प्रशासन कार्य में इस्तेमाल होता है तो प्रशासनिक कहेगा, और साधारण से प्रयोग है तो सामान्य शब्द कहलाते हैं। ठीक, तो अभी हमारे इतने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचता है हमारा शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार के बाद में हमारा बचता है उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्ति, और आपके विकारी और अविकारी शब्द और समास। इतने टॉपिक आपके बचते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे शब्द विचार, यानी कि आपके रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, पर्यायवाची वगैरह सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर कल ही शुरू करेंगे हम अगला टॉपिक, जो आपके विकारी शब्द शुरू होंगे, जिसमें सबसे पहले शुरू करेंगे संज्ञा। तो कोशिश रहेगी कि कल हम संज्ञा शुरू कर लें। ठीक है, ये जो हिस्सा हम कल पढ़ेंगे ना बेटा, ये पूरा याद करने वाला है, ये आपको पूरा रटने वाला है। फिर मैं आपको सिर्फ तरीके बता सकती हूँ कि कैसे याद किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, कैसे उसके प्रैक्टिस करेंगे। आप एक दिन कॉन्सेप्ट उठाइए आपके रचना के आधार पर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ का। एक दिन उठाइए अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर जब उठाएंगे आप तो रचना के आधार को उसको रिवाइज करते हुए करिए, तो ये सबसे ज़्यादा नंबर देता है। ठीक है, जो है सो है वो मिलता है, तो मैथ्स की तरह इसमें नंबर मिलते हैं। अब देखा होगा आपने, जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं, हिंदी का जो क्वेश्चन है उसका स्टैंडर्ड बढ़ने लगा है ना। हिंदी के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ने लगा है, मतलब कितने हद तक आपको प्रश्न वो पूछने लगा है। साधारण से शिक्षा का जो बीएड का जो एग्ज़ाम था उसमें भी पूछ लिया था, है ना, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछ लिए थे। तो कभी भी हिंदी को लाइटली मत लीजिए। मैंने पहले ही क्लास में डिक्लेयर कर दिया था कि बच्चे जो है वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं समझते, मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। मुझे ही नहीं, हर लैंग्वेज फैकल्टी को ये टेंशन है कि बच्चे क्यों नहीं आते। ऑफलाइन तो ऑफलाइन, ऑनलाइन में भी नहीं रहते। मेरा नज़रिया ये कहता है कि एक बच्चा जो साइंस बैकग्राउंड का है, जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़ लिया है, जिसने हिंदी पढ़ लिया है, इसलिए वो सब्जेक्ट उसके लिए मजाक लगते हैं, क्योंकि हमने तो पढ़ा है, ग्रेजुएशन में हमारा था, इसलिए वो पबेट की क्लास में, हिस्ट्री के क्लास में, ज्योग्राफी की क्लास में आता है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए नया है, वो उसके लिए नया है। अब इसमें बीए बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, अब मेरे लिए तो केमिस्ट्री का बैलेंसिंग करना ही समझ में नहीं आएगा, तो मैं मर मर के आऊँगी, मन हो ना हो, इच्छा हो ना हो, इंटरेस्ट हो ना हो, समझ में आए ना आए, लेकिन फिर भी बैठी रहूँगी मैं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए नया है, मैं सीखना चाहती हूँ, उसमें स्कोर करना चाहती हूँ। लेकिन लैंग्वेज चूँकि मैं पढ़ ली हूँ, तो मुझे लगेगा थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ना तो पूरा याद आ जाएगा। अब ये जो सोच है कि रिवाइज कर लेंगे याद आ जाएगा, प्रश्न पत्र को देखते समय सारी दुनिया जग सुना 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 लागे टाइप हो जाता है ना। अब एक बच्चा आया था मेरे पास, उसको पूरी चीज़ें मालूम थी, क वर्ग के पूरे वर्ण मालूम, च वर्ग मालूम, त वर्ग मालूम, प वर्ग सब मालूम, लेकिन उसको ये नहीं याद था कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठव्य है, त का है तालव्य है, ट का है मूर्धन्य, वो नहीं मालूम था। अब पूछा था बीएड में कि अणा किस प्रकार का वर्ण है, दिया है कंठव्य, तालव्य। अब वो क्वेश्चन पेपर में क से लेकर मछली के म तक अल्फाबेट लिखा है, लेकिन उसको ये दिमाग क्लिक नहीं किया कि ट वर्ग लिखा है और ट वर्ग को मूर्धन्य कहते हैं। 2 नंबर चले गए उसके, चले गए 2 नंबर। और यहाँ 1 नंबर के लिए डीसी से आप सीधे डीएसपी हो जाते हैं।
1 नंबर के लिए डीसी से डीएसपी हो जाते हैं। तो वेटेज कब समझ में आएगा? जब सबको पता है कि सी सेट क्वालिफाई तब जब तक नहीं होगा, हमारे जीएस में हमको 199 नंबर भी मिलेंगे ना तो कोई काम का नहीं है। और अभी के पेपर में आप देखिएगा क्या हो रहा है कि बहुत टाइम टेकिंग वाला मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चन दे रहा है। जब पढ़ने में लगता है समय, तो क्यों समय बर्बाद करना? दिखा है विद्या धनालय बराबर विद्यालय किस संधि का उदाहरण है, चुपचाप लिख दो ना स्वर संधि, नंबर मिलेंगे, दिमाग तो लगाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा वहां पर तरीकों को समझना है। मैंने पहली क्लास में डिक्लेयर कर दिया था कि बच्चे गायब हो जाएंगे। हर एग्जाम में अभी हिंदी है ना, हॉस्टल वार्डन में 30 नंबर की हिंदी है, एसआई में पूरा 125 नंबर की हिंदी हुई है, सीजीपीएससी में खुद 40 नंबर का 40 प्रश्न पूछ रहा है, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80 नंबर, और हमको कितने लाने होते हैं? 60 से 66 नंबर लाने होते हैं, 60 मार्क्स लाने होते हैं। केवल हिंदी आपको, छत्तीसगढ़ी आपको 80 नंबर दे देता है, फिर भी बच्चे नहीं करना चाहते। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए ना विपत्ति वाली बात आ रही है कि क्यों नहीं करना चाहते। या तो ओवर कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए कभी भी। मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बोलती हूँ, अब क्या होता है ना कि कोई चीज़ हमको अगर आसानी से मिल जाती है ना तो उसकी वैल्यू वहीं ख़त्म हो जाती है। अब हो क्या रहा है कि हमारे पास में हाइब्रिड क्लास है, हम क्लास में नहीं आ रहे तो हम पढ़ लेंगे, हमको क्या पता कि तुम सो रहे हो कि तुम ऑनलाइन हो। हाँ, तो जब मम्मी पापा इतना एफर्ट लगा के आपको भेज रहे हैं, फीस के लिए तिनका जोड़ रहे हैं, तब आपको अगर एक टीचर मेहनत करके पढ़ा रहा है तो उसका एक भरपूर फ़ायदा उठा के पढ़िए ना। हाँ, अभी ऐसा है कि चलिए अभी एग्ज़ाम का दौर है, बच्चे एग्ज़ाम में शिरकत अपना दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम की वजह से नहीं आ रहे हों, लेकिन ये सिचुएशन उस टाइम भी देखने को मिलती है जब आपके कोई एग्ज़ाम नहीं होते हैं। वैसा मत कीजिए। लैंग्वेज सबसे ज़्यादा, अगर डीसी बनना है, अगर सीजीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर बनना है तो लैंग्वेज के सिवा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको डिप्टी कलेक्टर बनाएगा, ये मेरा दावा है। अगर डिप्टी कलेक्टर बनना है तो लैंग्वेज ही आपको डिप्टी कलेक्टर बनाएगा। नो डाउट कि दूसरे सब्जेक्ट में आपकी कमांड है, बहुत अच्छी बात है, तो स्कोर बढ़ाने में तो काम आएगा ना, ठीक है। इसलिए क्लास मिस मत किया कीजिए। अब देखिए जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, बहुत बेसिक चीज़ें बताई जो भी सीजीपीएससी मेंस में भी पूछा था, और कल से जो हम सेक्शन पढ़ेंगे वो आपकी परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो कल की क्लास में भी आप आइए, कंटिन्यू आइए, जब तक 8 दिन लगी है, हफ्ते भर लगी, 10 दिन लगी है या 15 दिन लगी, देखा जाएगा, लेकिन जब तक शेड्यूल है तब तक आपकी क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माई बच्चा।